विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 8 वातावरण के बारे में, वातावरण की संरचना और वातावरण की हस्तरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रथम भाग में वातावरण अर्थात क्या और वातावरण में कौन कौन से पदार्थों का समावेश होता है तथा वातावरण की हस्तरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अपनी जो पृथ्वी है, इस पर जो जीव सृष्टि का अस्तित्व है, ये मुख्य रूप से वातावरण की ही देन है। वातावरण के बिना पृथ्वी पर जीव सृष्टि का कोई अस्तित्व बिल्कुल संभव नहीं है। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वायु पृथ्वी सतह पर की जीव सृष्टि को जीवित रखने में मदद करती है। इसके अलावा वातावरण में बादल, कोहरा, वर्षा, हिम, वाष्प आदि जो पानी के स्वरूप हैं, रजकण भी वातावरण में मौजूद हैं। उनकी भी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोहरा और ओस जैसी प्रक्रियाओं के लिए रजकण ही उत्तरदायी हैं। दूसरे शब्दों में कहें, रजकणों के कारण ही कोहरा और ओस जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। अब वातावरण की परिभाषा क्या है कि पृथ्वी के चारों ओर चिपके हुए हवा के आवरण को वातावरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में कि पृथ्वी की सतह से सैकड़ों किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए वायुमय आवरण को वातावरण कहते हैं। पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 99% हवा वातावरण में निहित है। इसी कारण जो पृथ्वी की सतह के नज़दीक का वातावरण है वो घना होता है, लेकिन जो हम ऊंचाई पर जाते हैं वातावरण पतला होता जाता है। वातावरण की जो विशेषता है कि वातावरण रंगहीन, गंधहीन और स्वाद रहित है। पृथ्वी की सतह पर गति करती हुई हवा को हम पवन या लहर के नाम से जानते हैं। वातावरण में 2 गुण विद्यमान हैं। पहला गुण है स्थिति स्थापकता का और दूसरा गुण है दबाव का। वातावरण के एक विशेष लक्षण पारदर्शक होने के कारण इसमें से कई प्रकार के विकिरणों का शोषण होता है तथा हवा के घर्षण से अवरोध भी होता है। और यही कारण है कि जो आकाश की उल्काएँ हैं वो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वातावरण में ही जलकर राख हो जाती हैं, उनका विनाश हो जाता है, जिससे पृथ्वी की रक्षा होती है। वातावरण की संरचना अर्थात वातावरण में कौन कौन से पदार्थ हैं, तो वातावरण में ठोस, द्रव और गैस मिश्रित अवस्था में है। वातावरण में मुख्य रूप से क्षारकण, हिमकण, सूक्ष्म रजकण, सूक्ष्म जीव, पानी की भाप और अलग अलग गैसें एवं नमी पाई जाती है। जो गैसें वातावरण में पाई जाती हैं उन गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टोन और जेनोन है। अगर हम इनकी मात्रा की बात करें तो सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है 78%, ऑक्सीजन का प्रमाण 21% है, ऑर्गन का प्रमाण 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण 0.03% है। नियोन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, मीथेन, क्रिप्टोन और जेनोन, इन वायुओं का प्रमाण 0.4% है। अब ये जो हमारे वातावरण में पाई जाती हैं, इसमें सबसे भारी वायु से माना गया है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे भारी गैस है। ये इसकी जो प्राप्ति है वो पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ऑक्सीजन 110 किलोमीटर की ऊंचाई तक, नाइट्रोजन 130 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमाण जो 0.03% है, जिसका उपयोग पृथ्वी सतह पर की जो वनस्पतियाँ हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वायु का अपने
भोजन में उपयोग करती हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। ऑक्सीजन जो मानव और प्राणियों की श्वसन क्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। वातावरण में ही 32 से 48 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में ओजोन वायु का स्तर आया हुआ है, जिसका मुख्य काम ये है कि ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों का शोषण करती है और पृथ्वी को सूर्य की प्रचंड किरणों से बचाती है। सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह से 130 किलोमीटर की ऊंचाई पर वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें पाई जाती हैं। वातावरण में पानी 3 अवस्थाओं में ठोस, द्रव और गैस, इन 3 स्वरूपों में पाया जाता है। पानी हवा में हिमकण के रूप में, जल बिंदुओं के रूप में और वाष्प के रूप में होता है, जिसमें वाष्प की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पृथ्वी की सतह पर जो भी जलाशय आए हुए हैं उनमें वाष्पीभवन एवं वनस्पति में वाष्प निष्कासन की प्रक्रिया से जो वाष्प पैदा होती है वो वातावरण में जाकर के वातावरण से मिलती है और वातावरण में वाष्प लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। वाष्प का प्रमाण वातावरण में 0 से 4% इतना होता है। सूर्य की गर्मी के कारण पानी गर्म होकर जो वाष्प बनता है वो वातावरण का महत्वपूर्ण घटक है। वातावरण में बादल, कोहरा, वर्षा आदि वाष्प के स्वरूप हैं। अब दूसरी तरफ देखें तो पृथ्वी की सतह के नज़दीक के वातावरण में अनेकों रजकण पाए जाते हैं। ये खुली धरती, कारखानों से निकलने वाले धुएं, वनस्पति, ज्वालामुखी विस्फोट, उल्कापात के माध्यम से वातावरण में मिलते हैं। रजकण और क्षारकण वाष्पग्राही एवं वाष्पधारी होने के कारण वातावरण की घनता में वृद्धि करते हैं। जो रजकणों की भूमिका है कि पृथ्वी पर जो अचानक अंधेरा या उजाला नहीं होता वो इन्हीं रजकणों की ही देन है। अर्थात उषा काल और संध्या के दृश्य, कोहरा, बादल आदि के निर्माण की प्रक्रिया में इन रजकणों का विशेष योगदान है। विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम वातावरण की स्तर रचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो पृथ्वी की सतह के ऊपर की ओर जाने पर वातावरण के तापमान में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के आधार पर वातावरण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है क्षोभ मंडल, जिसको हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। दूसरा भाग है समताप मंडल, तीसरा भाग है मध्यमंडल और चौथा भाग है ताप मंडल। तो सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्षोभ मंडल कौन सा मंडल है? तो पृथ्वी की सतह से जहाँ से प्रारंभ होता है, शुरू होता है, पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाले प्रथम आवरण को हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी ऊंचाई अलग अलग होती है। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 16 किलोमीटर, समशीतोष्णकटिबंधीय प्रदेशों में 12 किलोमीटर, शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्षोभ मंडल फैला हुआ है। ऊंचाई का ये जो अंक है वो ऋतुओं के अनुसार इसमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल अधिक ऊंचाई तक और ठंडे के मौसम में क्षोभ मंडल कम ऊंचाई तक फैला रहता है। पृथ्वी की सतह पर जीव सृष्टि पर क्षोभ मंडल का विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। वातावरण में जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे तूफान, हवा का बहना, बिजली का चमकना, बादल, वर्षा, चक्रवात आदि जो परिवर्तन हैं, इनका अनुभव इसी क्षोभ मंडल में ही होता है। दूसरी तरफ कि मौसम और जलवायु के निर्माण में इस आवरण की विशेष भूमिका होती है। वातावरण में जो भी गैसें पाई जाती हैं उनमें 75% जितनी गैसें पानी की वाष्प, रजकण के रूप में इस मंडल में आए हुए हैं। पृथ्वी की सतह से जो हम ऊंचाई पर जाते हैं त्यों तापमान घटता जाता है। अर्थात 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर 6.5 अंश सेंटीग्रेड तापमान घटता है। लेकिन
एक स्तर एक आवरण ऐसा भी है जहाँ क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह, जहाँ पर तापमान का घटना रुक जाता है, बंद हो जाता है, उस सीमा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसमें हवा का तापमान लगभग स्थिर रहता है, हवा का हलन चलन मंद होता है। इसलिए ये आवरण विमान की उड़ान भरने के लिए काफ़ी अनुकूल माना जाता है। यही कारण है कि क्षोभ सीमा, जहाँ तापमान घटना बंद हो जाता है, उसे हम क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न में आता है क्षोभ सीमा अर्थात क्या, तो क्षोभ मंडल की ऊपरी सतह, जहाँ पर तापमान का घटना रुक जाता है, बंद हो जाता है, उस सीमा को हम क्षोभ सीमा कहते हैं, जिसमें हवा का हलन चलन बंद होता है, हवा शांत होती है, स्थिर होती है। इसीलिए इस आवरण में विमान सरलतापूर्वक उड़ान भर सकते हैं। दूसरा आवरण है समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल की सीमा जहाँ पर पूरी होती है, वहाँ से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये आवरण समताप मंडल फैला हुआ है। इस मंडल में, इस आवरण में तापमान स्थिर रहता है, इसी कारण इसको हम समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल में ऋतुओं का अनुभव नहीं होता। इसमें बादल, वर्षा, चक्रवात, हिम जैसी स्थिति बिल्कुल देखने को नहीं मिलती। यहाँ की हवा अत्यंत स्वच्छ और पतली होती है, इसीलिए इसमें कम अवरोध के साथ जेट विमान तीव्र गति से उड़ान भर सकते हैं। इस आवरण में पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक हवा का तापमान लगभग स्थिर रहता है। इसके बाद ऊंचाई पर जाने पर तापमान क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान का बढ़ना बंद हो जाता है। जिस ऊंचाई पर ये तापमान का बढ़ना बंद होता है, उस सीमा को हम समताप सीमा के नाम से जानते हैं। ऊंचाई के साथ साथ समताप आवरण की संरचना में भी विशेष परिवर्तन देखने को मिलता है। इस आवरण में 32 से 48 किलोमीटर के बीच में ओजोन वायु पाई जाती है। इस भाग को ओजोन आवरण के नाम से जानते हैं। इसका विशेष काम यह है कि यह सूर्य की अत्यंत ज्वलद पराबैंगनी किरणों का शोषण करती है। यहाँ से गुजरने वाली उल्काएँ जलकर नष्ट हो जाती हैं। ओजोन वायु जंतुनाशक है, हवा को शुद्ध करती है, मनुष्य के लिए आरोग्यप्रद है तथा पृथ्वी की सतह की सूर्य की प्रचंड गर्मी से रक्षा करती है। तीसरा आवरण है मध्यमंडल। समताप आवरण जहाँ पर पूरा होता है, उसके ऊपर 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैले हुए आवरण को मध्यमंडल के नाम से जानते हैं। इस मंडल की विशेषता ये है कि ऊंचाई पर जाने पर तापमान घटता जाता है। लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान का घटना बंद हो जाता है और जहाँ पर 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान का घटना बंद हो जाता है, उस ऊंचाई को, उस सीमा को हम मध्यावरण सीमा के नाम से जानते हैं। इस क्षेत्र में, इस मंडल में हवा का तापमान -90 डिग्री से -100 सेल्सियस होता है। चौथा आवरण है तापमंडल। विद्यार्थी मित्रों, मध्यावरण या मध्यमंडल जहाँ पूरा होता है, उसके ऊपर के आवरण को ऊष्मावरण के नाम से या तापमंडल के नाम से जानते हैं। ये आवरण 80 किलोमीटर की ऊंचाई से प्रारंभ होकर के और जहाँ पर वातावरण पूरा होता है, वहाँ तक तापमंडल फैला हुआ है। इस तापमंडल की मुख्य विशेषता ये है, इसमें हवा एकदम पतली होती है, गर्म होती है। इस आवरण में 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 900 अंश सेंटीग्रेड जितना तापमान होता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों की सतत मार्ग के कारण ऊष्मावरण की हवा का आयनीकरण होता है। इसीलिए वातावरण के इस आवरण को आयन मंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है विद्यार्थी मित्रों कि तापमंडल का महत्व क्या है। तो रेडियो प्रसारण की तरंगों को ग्रहण करके ये मंडल उन तरंगों को पृथ्वी तक वापस पहुँचाता है। अतः रेडियो प्रसारण के लिए ये आवरण तापमंडल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आवरण में जो आयनीकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण ध्रुव प्रदेशों में, ऊंचे आकाश में मेरी ज्योति देखने को मिलती है। कई बार प्रकाश रेखा के रूप में
कई बार मंडप की झालर के आकार में दिखाई पड़ते हैं। विकसित राष्ट्र अंतरिक्ष यान द्वारा विविध प्रकार के प्रयोग करके अधिक ऊंचाई पर आए हुए वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार ये वातावरण के चारों आवरण कौन कौन से? पहला आवरण क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल और चौथा ताप मंडल। विद्यार्थी मित्रों, वीडियो में दिए गए दोनों प्रश्न वातावरण अर्थात क्या, वातावरण में कौन कौन से पदार्थों का समावेश होता है, और दूसरा है वातावरण की स्तर रचना। वीडियो को ध्यान से सुन करके, समझ करके और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद।